हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीए प्रोग्राम जामिया मिल्लत इस्लामिया के स्टूडेंट्स हैं या फिर SOL दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास प्राचीन इतिहास है भारत का, ये हिस्ट्री की बुक्स है, अगर आपके पास ये है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको इस वीडियो में आज की बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है आपके बुक से क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की। तो हमारा क्वेश्चन होगा आज का कि प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा परिचय बता दूं। इसमें इतिहास शब्द की उत्पत्ति इतिहास शब्दों से मानी गई है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। आचार्य दुर्ग ने अपनी पुस्तक निरुक्त भाष्यवृत्ति में इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि जो निश्चित रूप से हुआ है और कहा जाता है वह इतिहास है। हेरोडेट्स ने इतिहास के लिए पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, देश आदि का अपना इतिहास होता है, जिसकी जानकारी हमें विभिन्न तत्वों से मिलती है, जिन्हें हम इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास है, परंतु बड़े दुख की बात है कि इतने गौरवशाली देश के इतिहास का अभी तक क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। भारतीय इतिहास के ज्ञान के लिए विद्वानों ने जिन तथ्यों और स्रोतों का सहारा लिया है, उनके विषय में हम निम्न प्रकार से विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इसका एक परिचय जिसको हम अपने क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण। दोस्तों, विद्वानों ने प्राचीन इतिहास जो था भारतीय, इसके संबंध में पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है ऐतिहासिक एवं सामाजिक साहित्य, तीसरा है विदेशी लेखकों तथा यात्रियों के वर्णन, चौथा है पुरातात्विक सामग्री। तो दोस्तों, ऐतिहासिक स्रोतों को इन भागों में वर्गीकरण किया गया है। अब बात करते हैं इससे अगली हेडिंग बनाकर इसमें कि पुरातात्विक स्रोतों का महत्व। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोतों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अभिलेख, दूसरा है मुद्राएं और तीसरा है स्मारक। तो सबसे पहले हम स्रोतों के महत्व को समझते हैं कि जो पहला है इसका अभिलेख, इसके मेन हेडिंग बनाते हैं और इसमें हम लिखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए अभिलेख सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फिलिट के अनुसार प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें केवल अभिलेखों के धैर्यपूर्ण अध्ययन से प्राप्त होता है, परंतु भारत के अन्वेषण की अन्य शाखाओं में भी हमें अंत में अभिलेखों का सहारा लेना पड़ता है। इसके बिना किसी तिथि का निश्चय किया जाना अत्यंत कठिन होता है और भारत के इतिहास को एक रूपता प्रदान करने में अभिलेखों का बहुत अधिक महत्व है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी की जानकारी इन अभिलेखों में नहीं होती। प्राचीन अभिलेख विभिन्न स्थानों पर 8 रूपों में प्राप्त हुए हैं: स्तंभलेख, शिलालेख या गुहालेख, मूर्तिलेख, प्राकार अभिलेख, पात्र अभिलेख और ताम्रपात्र अभिलेख और मुद्रा। तो दोस्तों, इन लेखों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला आता है स्तंभलेख। स्तंभलेख में हम लिखते हैं कि स्तंभ बनवाने की परंपरा भारत में अत्यंत प्राचीन है। कालांत में इन स्तंभों पर लेख लिखे जाने लगे। भारतीय इतिहास में अशोक के स्तंभलेख महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैनों, वैष्णवों और गुप्त शासकों ने भी स्तंभ स्थापित करवाए। अब इसका आता है दूसरा लेख, शिलालेख, जिसमें आता है कि पर्वतीय प्रदेशों में शिलाओं को समतल करवाकर उन पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाए जाते थे। अशोक, पुष्यमित्र, शुंग, रुद्रदामन आदि शासकों के शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तीसरा इसमें है गुहालेख। गुहालेख भी पर्वतीय क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। इनमें अशोक, दशरथ, सातवाहन आदि शासकों के गुहालेख प्रसिद्ध हैं। इसमें आता है चौथा मूर्तिलेख। दोस्तों, प्राचीन काल में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म अनुयायियों ने अत्यधिक संख्या मूर्तियों का निर्माण किया और इन मूर्तियों पर भी अनेक लेख प्राप्त हुए, जिससे इसमें मूर्तिलेख कहते हैं। इसमें पांचवा है प्राकार अभिलेख। इसमें क्या था कि प्राचीन मंदिरों और स्तंभों के चारों ओर प्राकार 4 दीवारी बनाए जाते थे। दीवारों पर भी अभिलेख पाए गए, तो इसे ही प्राकार अभिलेख कहा गया। इसमें आता है छठा पात्र अभिलेख। इसमें क्या था कि कुछ धातु पात्रों और मिट्टी के बर्तन पर भी लेख प्राप्त हुए हैं, यानी जो पहले धातु थी उस पर और मिट्टी के जो बर्तन थे उस पर कुछ लिखा गया था, तो उसको ही हमने यहाँ पर ताम्रपात्र बोला। अब
आता है इसका 7वां ताम्रपत्र। दोस्तों प्राचीन काल में शासक जब कोई जमीन दान देते थे तो उसे ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण कर दिया जाता था। इसमें घोषणा करने वाले शासक, प्राप्त करने वाले व्यक्ति आदि जानकारियां उत्कीर्ण होती थी, जिसे ताम्रपत्र कहा गया। अब इसका लास्टवा आता है मुद्रा अभिलेख, जिसमें क्या था कि विभिन्न राजाओं ने अपनी मुद्राओं पर भी लेख लिखवाए थे। अपने अपने जो आजकल करेंसी चलती है उस पर भी लेख लिखवाए जाते हैं। ऐसे ही उस टाइम पर प्राचीन इतिहास में हुआ। दोस्तों विभिन्न इतिहासकारों ने मोटे तौर पर इन विभिन्न प्रकार के लेखों को दो भागों में विभाजित किया है। एक होता है भारतीय लेख, एक होता है विदेशी लेख। तो भारतीय लेख क्या हुआ, इसकी हेडिंग बनाकर हम इसमें लिखेंगे भारतीय लेख कि इसका अध्ययन की सुविधाओं के लिए दो भागों में बांटा गया है, अशोक के समय के लेख और अशोक के बाद के लेख। सम्राट अशोक ने अपने संपूर्ण राज्य में शिलाओं और स्तंभों पर लेख लिखवाए थे। तत्कालीन इतिहास की जानकारी में ये अत्यंत सहायक सिद्ध हुए। अशोक के बाद लेख सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के थे। सरकारी लेख प्राय प्रशासकीय और भूमिदान के रूप में प्राप्त हुए हैं और गैर सरकारी लेखों की सरकारी लेखों से अधिक हैं। यह अधिकतर देवी देवताओं और धार्मिक इमारतों के विषय में है। दूसरा आता है इसमें भारतीय लेख, जो अभी हमने इसको डिवाइड किया था पहले। भारतीय लेख में हमने डिस्कस किया, अब आता है विदेशी लेख। इसमें क्या था कि विदेशी लेख से भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। एशिया माइनर के बोगेज कोई की पुस्तक में कई वैदिक देवताओं का वर्णन है। मिस्र में अल अमनी नामक स्थान पर एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर दिया गया नाम वैदिक सा प्रतीत होता है। ईरान में पर्सिपोलिस तथा नक्शे रुस्तम के लेखों में ईरान और भारत के ऐतिहासिक संबंधों का पता चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसका एक स्रोत के बारे में डिस्कस किया। अभिलेख के बारे में बात करते हैं। इसका दूसरी मेन हेडिंग के बारे में स्रोत है, दूसरा इसका मुद्राएं। इसमें हम लिखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी में मुद्राएं भी बहुत अधिक सहायता प्रदान करती हैं। सन 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान मुख्यतः मुद्राओं की सहायता से प्राप्त होता है। अन्यथा मुद्रा के अभाव में यह काल बहुत कुछ अंधकार ही रहता है। मुद्राएं सोने, चांदी, तांबे तथा मिश्रित धातुओं की बनी हुई पाई गई हैं। कुछ मुद्राओं के ऊपर केवल चिन्ह हैं, जबकि कुछ के ऊपर व्याख्यान भी मिलते हैं। मुद्राओं पर बने बहुत राजाओं के रूप तथा आकार के आधार पर भी कुछ ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं से पता चलता है कि यह ब्राह्मण धर्म का कट्टर अनुयायी, उच्च कोटि का विद्वान और संगीत प्रेमी था। ऐतिहासिक ज्ञान के दृष्टिकोण से मुद्राओं का वर्गीकरण दो रूपों में किया जा सकता है। पहला भारतीय राजाओं की मुद्रा, दूसरा भारतीय परंतु विदेशी शासकों की मुद्रा। तो हम इसमें जो इसको दो रूपों में बांटा, पहला कि भारतीय राजाओं की मुद्राएं, इसकी फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे कि इनकी मुद्राएं लोकतंत्रात्मक तथा राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों प्रकार के राज्यों के इतिहास की जानकारी में सहायता मिली है। दक्षिण के सातवां राजाओं की जानकारी इन मुद्राओं द्वारा होती है। मालव, पांचाल, सुंग्रमित्र आदि राजाओं के इतिहास का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान भी इन मुद्राओं के द्वारा होता है। गुप्त सम्राटों ने भी भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिससे तत्कालीन इतिहास को जानने में बहुत ही अधिक सहायता मिली है। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात इन मुद्राओं का महत्व समाप्त हो गया और परवर्ती इतिहास की जानकारी में मुद्राओं से सहायता नहीं प्राप्त होती। दोस्तों जो हमने अभी डिस्क्राइब किया था कि भारतीय और विदेशी, तो भारतीय जो राजाओं की मुद्राएं के बारे में डिस्कस किया। बात करते हैं भारत के विदेशी शासकों की मुद्राएं, जिसमें हम लिखेंगे कि भारत के सम्राटों और सामंतों के नाम प्राप्त होते हैं। यूनानियों ने पंजाब तथा उत्तर पश्चिम के प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी और इन यूनानी नरेशों के ने भारत के उत्तर पश्चिम के कोने पर कुछ वर्षों तक अपना प्रभुत्व स्थापित रखा। इन राजाओं के इतिहास की जानकारी मुद्राओं द्वारा प्राप्त होती है। कला की दृष्टि से भी यूनानियों की मुद्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों ये दो स्रोत हमने पूरे कंप्लीट किए, मुद्राएं और अभिलेख। अब आता है इसका तीसरा स्रोत, वो होता है कि स्मारक। स्मारक में हम लिखेंगे कि प्राचीन स्मारकों से राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा सांस्कृतिक इतिहास पर अधिक प्रकाश पड़ता है। मंदिरों, स्तूपों और पाषाणों आदि से भारतीय की आध्यात्मिक भावना और धर्मनिष्ठा की जानकारी प्राप्त होती है। ये स्मारक देश की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। स्मारक चिन्हों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है देसी स्मारक चिन्ह और दूसरा विदेशी स्मारक चिन्ह। तो हम फर्स्ट हेडिंग बनाते हैं एक पॉइंट डालकर देसी स्मारक चिन्ह की, और उसके अंदर हम लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई में पता चलता है कि आज से लगभग 5000 साल पहले यहाँ एक अत्यंत उत्कृष्ट सभ्यता विद्यमान थी। तक्षशिला की खुदाई से पाषाण काल का बहुत हद तक पता चलता है। सारनाथ में जो घंटाघर स्तंभ मस्तक है
उसके विषय में सर जॉन मार्शल का कहना है कि वे भारतवर्ष की सर्वोत्तम नक्काशी है और प्राचीन विश्व में इसकी समानता की कोई दूसरी वस्तु नहीं थी। पाटलिपुत्र की खुदाई में लकड़ी से पता चलता है कि प्राचीन काल में वास्तुकला और स्थापत्य कला में लकड़ी का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में होता था। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित देवगढ़ का पाषाण मंदिर, नालंदा की तांबे की बुद्ध मूर्ति, कानपुर जिले के भीतर गांव ईंटों का मंदिर तत्कालीन कला और सभ्यता की उत्कृष्टता के परिचालक है। इनसे पता चलता है कि उस काल में भारत धन्य से धनपूर्ण था, यानी कि उस टाइम पे लोगों के पास धन अधिक था। अब इसमें हमने बात की थी देशी स्मारक और विदेशी स्मारक। तो अब दूसरी हेडिंग बनाकर विदेशी स्मारक में हम लिखते हैं कि विदेशों में प्राप्त स्मारक भी भारतीय इतिहास के निर्माण में सहायक सिद्ध हुई हैं। आज भी संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय आस्थाओं और प्रणालियों के आधार पर निर्मित स्मारक पाए जाते हैं। जावा के डोंटा पठार के शिव मंदिर, बीरोबुदर तथा प्रम्बनम के देवालय अंग को खात और अंगों को शियोम के प्राचीन स्मारक इस बात के साक्षी हैं कि यहाँ भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे और जावा, सुमात्रा और कंबोज ऐसे स्थानों पर भारतीय कला का विकास हुआ था। इस प्रकार के अन्य स्मारक अलग अलग स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत जो थे प्राचीन भारतीय इतिहास के। इसके बारे में हमने तीनों के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि इन सभी जानकारी के हिसाब से हम पाते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए सामग्री का अभाव नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि बड़े बड़े धैर्य और उत्साहपूर्ण उसका अध्ययन किया जाए और व्यर्थ की सामग्री को हटाकर उपयोगी सामग्री के आधार पर सही इतिहास का निर्माण किया जाए। डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी के अनुसार इतिहासकार को एक खान में कार्य करने वाले की तरह होना चाहिए, जिसे बिना दरबारी तड़क भड़क और बड़े बड़े वर्णनों एवं कार्यात्मक कल्पनाओं से प्रभावित हुए विवेकपूर्ण तथ्य रूपी स्वर्ण को निकाल लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन, जो इसका मैंने एक प्रॉपर आपका आंसर बताया। जैसे अगर आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे इजीली ऐसे ही बिल्कुल सेम जैसा मैंने आपको बताया है आप उसको अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं। चलो अब तक के लिए इतना ही गाइज। आपने अभी तक अपने सिलेबस से रिलेटेड अगर सारी वीडियो नहीं देखी होगी तो हमारे इस चैनल पर जाओ, जहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपका जो सिलेबस रह गया है उसको पूरा कीजिए और इस वीडियो में देखकर अपने क्वेश्चन आंसर को समझो, जिससे आपकी एग्जाम में हेल्प हो सके। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।